एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जहां पे मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के सारे कंटेंट कंप्लीट कर लिए थे, जो भी आपको पिछले टॉपिक्स में दिख रहे हैं। तो अगर अभी तक आपको ये नहीं पता था तो प्लीज जाके पहले वो वीडियोस को कंप्लीट करो, तभी शायद आपको ये वीडियो समझेगा। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप ये वीडियो को आगे देख सकते हो। ठीक है, तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम के क्या एडवांटेज है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर, कंपनी, क्या डिसएडवांटेजेस थे पहले फिजिकल मोड में जब हम ये स्टॉक मार्केट वगैरह करते थे। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में कंप्लीट कर लिए। नाउ दिस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसे मैं बोल रही हूं या आपके बुक बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, यू वेरी वेल नो। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब पार्ट्स। तो वी आर रीडिंग व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। देखो, कुछ भी चीजें जब बनती है ना, जब फॉर्म होती हैं तो एक चीज से नहीं बनती, बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं उनके। तो वही इंग्रेडिएंट, वही एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट, व्हाट आर द एलिमेंट आर इंपॉर्टेंट टू फॉर्म डिपॉजिटरी सिस्टम। एक किसी फॉर्म ऑफ, जैसे सेबी है ना, सिर्फ सेबी अपने आप को सबसे ऊपर रख के बोले कि मैं ही डिपॉजिटरी सिस्टम चलाऊंगा, सब करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर चीज के लिए कोई ना कोई चाहिए। हर एक जो इधर आप एलिमेंट देखोगे, जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट देखोगे, हर किसी का कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे हैव टू प्ले एंड इन द डिपॉजिटरी सिस्टम, एंड इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो उन्होंने वही बोला है कि डिपॉजिटरी सिस्टम के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो देयर आर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसे हम सबसे पहला डिपॉजिटरी बोलेंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियरी, ओनर एंड द इशुअर कंपनी। तो ये शायद स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये स्ट्रक्चर पे नहीं, अब मैं डिटेलिंग में जाऊंगी। तो देखो, आपके बुक में आगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके अगर मैं 2-3 पॉइंट ऊपर के कवर करूं, तो उन्होंने देखो बोला हुआ है कि हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में देयर आर 2 डिपॉजिटरी। एक का नाम है NSDL, एक का नाम है CDSL। आप में से जो कोई थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता है तो आई थिंक सो इसने कभी ना कभी ये वर्डिंग सुनी होंगी, क्योंकि जब हमको ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्ट नोट, जब हमको ब्रोकर ये बोलता है कि आपने क्या सेल किया, क्या बाय किया, तो उसके सबसे नीचे एक छोटे वर्डिंग्स में लिखा आता है कि उनका जो अकाउंट है, ब्रोकर का जो अकाउंट है, कौन से डिपॉजिटरी के पास है, CDSL के पास है या NSDL के पास है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने को पता रहेगा, बट स्टिल अगर नहीं भी पता है तो डोंट वरी, मैं इधर ही आपको ये बताने के लिए ही हूं। तो याद रखना हमारे इंडिया में कितने डिपॉजिटरी है, NSDL एंड CDSL, एंड दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, नाउ अब इनका काम क्या रहता है, ये डिपॉजिटरी रहते क्या है। तो अब एक सिंपल फंडा अपनाऊंगी, जैसे डिपॉजिटरी को आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे बैंक होती है ना, बैंक का बैंकों का बैंक कौन है ना। तो अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करूं तो कमर्शियल बैंक को किसको रिपोर्ट करना पड़ता है, उनका माई बाप कौन है अगर मैं पूछूं तो ये जो कमर्शियल बैंक किसको रिपोर्टिंग करती है, अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक हर एक इंडिया में एक ही रहता है। हमारे इंडिया में वो सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप इन दोनों डिपॉजिटरी को RBI समझ सकते हो। ठीक है, जैसे हर एक सेंट्रल बैंक अल्टीमेटली किसको रिस्पॉन्सिबल रहेगी सारी काम करने के लिए, किसको रिपोर्टिंग करेगी, RBI। जो पूरा का पूरा कैश होल्डिंग रहता है, मेनली किसके पास कंट्रोल रहता है इस चीज का, RBI के पास। मॉनेटरी पॉलिसी बनाना बोलो या इशू ऑफ करेंसी बोलो, ये सारे के सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं सेंट्रल बैंक के पास रहता है कंट्रोल, है ना। तो ये जो डिपॉजिटरी है ये वैसे ही है, जैसे सेंट्रल बैंक जो है वो आम जनता के साथ काम नहीं करती, वो सिर्फ कमर्शियल बैंक के साथ काम करती है। यस, तो वैसे ही ये जो डिपॉजिटरी रहते हैं वो आम जनता के साथ, जनरल पब्लिक के साथ कभी भी कांटेक्ट में नहीं आते। तो कांटेक्ट, ये किसके कांटेक्ट में आते हैं, ओनली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर आम जनता को डिपॉजिटरी से कांटेक्ट भी करना है
तो दे हैव टू गो टू देयर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एंड देन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट उनका जो भी ग्रेवेंसीज है, जो भी चीजें हैं, वो किसको लेके जाएंगे, डिपोजिटरी को लेके जाएंगे। तो सबसे ऊपर है ना, मतलब सेबी के अगर डायरेक्ट नीचे बोलो, जो आपके सिलेबस में उतने ही पॉइंट ऑफ व्यू में समझाऊंगी। तो सबसे ऊपर कौन बैठा है ना, सबसे पहले सबसे ऊपर डिपोजिटरी बैठा है। अब इसका रोल क्या है, एक चीज तो मैंने आपको बोल दिया, इट एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक। और इस सेंट्रल बैंक के पास कैसे पूरा कंट्रोल रहता है कैश का, तो इसके पास किस चीज का कंट्रोल रहता है, जो भी सारे सिक्योरिटीज है, जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी ने इशू कर रखा है, तो उसका जो होल्डिंग है वो किसके पास है, डिपोजिटरी के पास होता है। और दो हमारे कंट्री में डिपोजिटरी है, NSDL या CDSL। अगर आपके जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है जिसको आपने कांटेक्ट किया है, अगर उनका अकाउंट CDSL के पास है, तो मान लो आपका भी अकाउंट जो सिक्योरिटी होल्डिंग है वो कौन से किसके पास रहेगा, CDSL के पास रहेगा। तो मेनली दीज डिपोजिटरीज आर लाइक सेंट्रल बैंक एंड दे हेल्ड इन, मतलब सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट अ इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट। देखो, इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट पे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो सिक्योरिटीज है वो डिपोजिटरी हेल्ड करेगा, बट इन्वेस्टर के इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट पे डायरेक्टली मैं डिपोजिटरी के पास नहीं जा सकती, डायरेक्टली मैं CDSL के पास नहीं जाऊंगी, मुझे किसके थ्रू जाना पड़ेगा, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। इसीलिए इधर इन्वेस्टर रिक्वेस्ट जरूर बोला हुआ है, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये इनडायरेक्टली मतलब रिक्वेस्ट आता है थ्रू डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो इनके पास क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज रहते हैं। ओके, नाउ दे प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज रिलेटिंग टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन सच सिक्योरिटीज। जैसे सेलिंग का काम होता है, बाइंग का, जैसे अगर मैंने सेल किया है ना मेरे सिक्योरिटीज को, तो मेरे जो अकाउंट है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज जो है किसके पास है, किसके पास कस्टडी है इसकी, तो डिपोजिटरी के पास। तो उसमें उस अकाउंट में से उतने सिक्योरिटीज डेबिट होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास, डिपोजिटरी के पास। अभी जैसे मैं परचेज करती हूँ तो उतने सिक्योरिटीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो ये फिर दूसरा बोनस शेयर्स, उतना मेरे अकाउंट में बोनस शेयर एडअप होना चाहिए। और राइट शेयर्स अगर मैं कंपनी मुझे ऑफर करती है और मैं सब्सक्राइब करती हूँ तो उतना एडअप होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे सर्विसेज रहते हैं रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज। तो वो जो भी सिक्योरिटीज का लेना देना, क्रेडिट डेबिट जो भी रहता है, वो इन्वेस्टर के बिहाफ पे कौन कर रहा होता है, डिपोजिटरी कर रहा होता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप जैसे ई वॉलेट होता है ना, पेटीएम का ई वॉलेट या फोन पे का ई वॉलेट या अमेजोन का ई वॉलेट, ये किस लिए होता है कि आप अपना जो पैसे जो है वो एकदम सेफ रख पाए, है ना, कोई इससे डेबिट क्रेडिट ना कर पाए। तो वैसे ही ये जो डिपोजिटरी रहती है, सिक्योरिटीज जो रहती हैं, वो एकदम किसके कैद में रहती है, किसके पास रहती है, डिपोजिटरी के पास। इवन आप ये सोच रहे होगे अब तक कि ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास रहते हैं, तो आप ये गलत हो सोचने के लिए, क्योंकि एक्चुअल जो कस्टडी रहती है सिक्योरिटीज की, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज की, वो डिपोजिटरी के पास ही रहती है, ना ही आपके ब्रोकर के पास रहता है, ना ही अदर इंस्टीट्यूट के पास रहता है। तो इतना दिमाग में फिक्स कर लेना। एंड जैसे मैंने आपको बोला था, इन्वेस्टर्स एंड डिपोजिटरी के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं रहता है। इनके बीच में कौन आता है, इनके बीच में डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आता है। अगर इनको कुछ काम गिरता है तो, मतलब डिपोजिटरी को अगर इन्वेस्टर से कुछ पॉइंट से क्वेरी है, तो वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करेगा कि तुम्हारा ये इन्वेस्टर में ऐसा ऐसा क्रेडिट डेबिट हुआ है और कुछ इशू है उसके रिलेटेड। तो वो पहले डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से कंफर्म किया जाएगा। अगर उससे नहीं सॉल्व हुआ तो इन्वेस्टर्स से इंफॉर्मेशन ली जाएगी। एंड वही ऑपोजिट, अगर इन्वेस्टर को कोई क्वेरी है रिगार्डिंग देयर सिक्योरिटीज, तो वो पहले डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे एंड देन डिपोजिटरी को कंफर्म करेंगे कि मैटर क्या है। ओके, सो इट वर्क एज अ लिंक बिटवीन कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो देखो, देयर इज नो डायरेक्ट लिंक
मतलब नो डायरेक्ट एक्सेस टू इन्वेस्टर विद डिपोजिटरी। तो मैंने बोल दिया कि इनके बीच में कौन आता है, डीपी आता है। अगर आप बोलो तो इन्वेस्टर्स के बीच में कौन आता है, डीपी आता है। और देखो अब आप बोलोगे कंपनी किधर है, तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, कंपनी के जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होते हैं वो एक्चुअली किसके पास हेल्ड होते हैं, डिपोजिटरी के पास होते हैं। तो अगर मुझे खरीदना है ना, शेयर्स खरीदना है, तो मैं कंपनी के पास नहीं जाऊंगी, मैं किसके पास जाऊंगी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाऊंगी, और वो मेरे बदले डिपोजिटरी के पास मेरी सिक्योरिटीज हेल्ड अप करेगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इधर बोला हुआ है कि इट वर्क एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंपनी एज वेल। आई थिंक सो इट इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का तो मैंने इससे पहले बहुत बार नाम ले लिया कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है। एक तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि डिपोजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करता है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होता है। तो एक सिंपल मेरे पास एग्जांपल है, जैसे अगर आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो क्या आप सेंट्रल बैंक के पास जाते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हो? नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ही है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है। तो हर कोई मुंबई में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, और उनके पास अफोर्ड क्या, वो अलाउ भी नहीं करेंगे। तो इसी नीड को समझते हुए बैंक ने क्या किया, रिजर्व बैंक ने क्या किया, बहुत छोटे छोटे हर तरह के बैंक ओपन किया। जैसे कोई नेशनलाइज बैंक होता है, कोई शेड्यूल्ड बैंक होता है, ऐसे कमर्शियल बैंक हर जगह स्टार्ट किए, चाहे अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, हर प्रकार के बैंक। जैसे आपके ओसीएम में तो है ये टाइप्स ऑफ बैंक, तो कुछ बिजनेस के लिए स्पेसिफिक बैंक होते हैं, कुछ स्मॉल एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए कुछ आरआरबी बैंक होते हैं, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो ये किस चीज को, किस नीड को केटर करने के लिए बनाया है कि ताकि अगर किसी को बैंक का रिक्वायरमेंट है तो उसे मुंबई ना जाना पड़े, वो अपने ही लोकेलिटीज में जो भी उसको नीड है वो अपने ही लोकेलिटीज में उसकी वो नीड फुलफिल हो जाए। ठीक है, जो भी टाइप का उसे सर्विस चाहिए। तो वैसे ही अगर आपको डिपोजिटरी की सर्विस अवेल करनी है तो आपको किसके पास पहले अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, और उस अकाउंट का नाम क्या रहेगा, डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो आपको वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन से आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन होगा। जब आपका डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास डीमैट अकाउंट ओपन होगा तो आप समझ जाना कि आपका जो डिपोजिटरी है उसके पास भी आपका एक अकाउंट ओपन हो गया है, जिसमें आपके जो शेयर्स हैं अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाएंगे। मतलब इन्वेस्टर कभी भी डिपोजिटरी के साथ कांटेक्ट रख ही नहीं सकता। आपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को एप्लीकेशन दिया, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आपके बिहाफ पे डिपोजिटरी को एप्लीकेशन देगा। तो ये किस लिए कि हर जगह ये दो डिपोजिटरी तो जा नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ओपन करवा दिए लाइसेंस बेसिस पे। एंड अब जिसके पास भी ये लाइसेंस है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का, डीपी का इन शॉर्ट, तो वो इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एंड आगे के जो भी प्रोसीजर है सेल बाय का वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको क्या कौन बोला गया है, एजेंट ऑफ डिपोजिटरी बोला गया है। क्यों एजेंट ऑफ डिपोजिटरी, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अगर मुझे मेरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मुझे सिक्योरिटीज हेल्ड करना है तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, क्या मैं डिपोजिटरी के पास जाऊंगी? नहीं, मुझे डीपी के पास जाना पड़ेगा, और डीपी मेरे बिहाफ पे डिपोजिटरी के पास अकाउंट ओपन करवाएगा, जिसमें मेरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारे शेयर्स रहेंगे जो भी मैंने परचेज किया रहेगा। तो इसके लिए इसको एजेंट ऑफ डिपोजिटरी बोला गया है। तो डीपी इज रजिस्टर्ड। अगर आपको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है तो आपको सेबी एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सारे राइट एंड ऑब्लिगेशन जो भी इस एक्ट में लिखा हुआ है, जो भी रेगुलेशंस में लिखे हुए वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, देन ही आपको लाइसेंस मिलेगा टू बिकम डीपी इन डिपोजिटरी सिस्टम। देन इट इज एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय डिपोजिटरी। तो ये फर्स्ट पॉइंट का ही इलैबोरेटेड पॉइंट है कि ये क्या है, एक जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है ये नथिंग बट एक इंटरमीडिएट है, किसका, डिपोजिटरी का।
डिपोजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है। ओके, नाउ डीपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन अगेन डिपोजिटरी एंड इन्वेस्टर्स। वही ये और ये तीनों पॉइंट का मतलब एक ही है। ओके, इट डायरेक्टली डील, अब जैसे मैंने वही बोला कि इन्वेस्टर्स को अगर डील करना रहेगा तो डायरेक्टली किससे लिंक होगा, वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से। इट्स सेंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पीरियोडिकली। ओके, तो जो भी मेरे डीमैट अकाउंट जो डिपोजिटरी के पास है ना, मेरा जो डीमैट अकाउंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ध्यान से सुनना, जो मेरा डीमैट अकाउंट है डिपोजिटरी के पास जिसमें मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स हैं, है ना, जो भी शेयर्स हेल्ड अप हैं, उनका जो स्टेटमेंट रहेगा वो पीरियोडिकली डीपी के पास आता है और वो पीरियोडिकली किसको सेंड करता है, उनके रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को सेंड करता है। डीपी इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड पीरियोडिकली जो स्टेटमेंट्स रहते हैं, डेबिट क्रेडिट जो भी हुआ है। लेकिन एक्चुअल अगर मैं आपको समझाऊं तो एक्चुअल मेरा डीमैट अकाउंट किसके पास है, डिपोजिट। आपको लगता ऐसा है कि आपका जो डीमैट अकाउंट है किसके पास है, आपके ब्रोकर के पास है, बट आपको असलियत बता दूं, ब्रोकर के पास सिर्फ आपका ये जो ट्रेड अकाउंट रहता है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब जो डेबिट एंड क्रेडिट, उनको सब ये सारी चीजें पता रहता है, बिकॉज उनका भी तो अकाउंट किनके पास है, डिपोजिटरी के पास, तो वो सारी चीजें होती डीपी के थ्रू है। बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप पूछोगे शेयर्स किसके पास है, तो वो डिपोजिटरी के पास होता है। इनके पास सिर्फ आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहता है। डीमैट अकाउंट जो रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रहते हैं वो डिपोजिटरी के पास हेल्ड अप रहते हैं। तो इट फंक्शन लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक। तो ये एज अ कमर्शियल बैंक काम करती है, जैसे ये एज अ सेंट्रल बैंक काम करती है ना, वो ये एज अ सिक्योरिटी बैंक काम करती है। आप बोल सकते हो एज अ कमर्शियल बैंक, जैसे मैंने आपको बैंक का एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया था। इट फैसिलिटेट डीमैटेरियलाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आपको शेयर्स हेल्ड करने हैं तो आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, डीपी के थ्रू जाना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने बोला हुआ है कि इट फैसिलिटेट डीमैटेरियलाइजेशन। नाउ इट क्रेडिट सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ राइट इशू, बोनस इशू एटसेट्रा। नाउ समझना, अब आपको लगेगा कि मैम इधर दिया हुआ है कि सारी चीजें जो सिक्योरिटीज के रिलेटेड होती हैं वो तो डीपी करती है, तो आपने कैसे बोला कि वो सर्विसेज जो होती हैं, जैसे आपने इधर पढ़ा था, जो इट प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज रिलेटिंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन इन सच सिक्योरिटीज, तो आपने तो वो बोला था कि ये डिपोजिटरी करता है। समझो यार, अगर आपका जो अकाउंट है जीरोधा के पास है, ठीक है, अब जीरोधा के पास मेरा अकाउंट है ना, उनके पास पता है कि प्रीति गुजराती नाम के हमारे एक इन्वेस्टर है जिनका हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है। अब मुझे एक कंपनी जैसे टाटा मोटर्स से मुझे फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स मिलने वाले है ना, बोनस शेयर्स मिलने वाले, तो इसकी इंफॉर्मेशन कि मुझे टाटा मोटर के बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं, तो वो इंफॉर्मेशन डीपी को पता रहेगा और डीपी इज रिस्पॉन्सिबल कि वो डिपोजिटरी को जाके इन्फॉर्म करेगा कि इतने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आपको इसके अकाउंट में क्रेडिट करने हैं, ये लो हमारे पास इतने शेयर्स। मतलब ये तीनों जो, जैसे कंपनी है, आपको आई थिंक सो दिख रहा है, कंपनी है, ये कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करेगी। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, क्योंकि रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के अकाउंट किसके पास रहते हैं, इन्वेस्टर्स के पास, सॉरी डीपी के पास रहते हैं। इन्वेस्टर्स के जितने भी अकाउंट्स रहते हैं, तो हर अलग अलग डीपी, जैसे मेरा जीरोधा का में है, किसी का ग्रो में होगा, किसी का अपस्टॉक में होगा, किसी का शेयर खान में होगा, बहुत सारे डीपी रहते हैं मार्केट में। तो अगर कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि हमने इतने नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू किए इस इन्वेस्टर को, तो वो किसको इन्फॉर्म, एक तो मुझे इन्फॉर्म करेगी एज ए इन्वेस्टर्स, क्योंकि मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, मैं एक्चुअल ओनर हूं शेयर्स का, और दूसरा इंफॉर्मेशन डीपी को जाएगा। डीपी वो शेयर्स जैसे ही कंपनी से उनको मिलेंगे, तो एक्चुअली उनको नहीं मिलेंगे, वो किनको मिलेंगे, डिपोजिटरी को मिलेंगे, जिनके पास मेरा डीमैट अकाउंट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बट डीपी इज रिस्पॉन्सिबल इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि उस कंपनी के इतने नंबर ऑफ शेयर्स इसमें क्रेडिट हुए कि नहीं हुए। वो मुझे पीरियोडिकली स्टेटमेंट भी सेंड करेगी, टैली करके सारी चीजें।
तो इनके पास जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है मेरा, बाय सेल, ये सारी चीजें जो जहां पे रिफ्लेक्ट होती है, जिन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल स्टेटमेंट, टैक्स पीएनएल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें जो रहती हैं वो रिस्पेक्टिव डीपी के पास रहता है, बट एक्चुअल जो शेयर्स रहते हैं वो डिपोजिटरी के पास रहता है। मैंने आई थिंक तो ये 10 बार आपको ये समझा दिया रहेगा कि इनके पास सारी के सारे डिटेल्स अबाउट इन्वेस्टर्स रहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, और डिपोजिटरी के पास क्या रहता है वो आपको आई थिंक सो समझ में आ गया हो। ये क्यों किया गया है मैम, डीपी को ही क्यों नहीं दे दिया उतने नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड अप? अरे मार्केट में कम से कम स्कैम अगर करने हैं तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलोकेटेड सर्विस देनी पड़ेगी। आप मुझे बोलो, अगर डीपी के पास ही ट्रेडिंग अकाउंट रहता और डीपी के पास ही उनका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्लाइंट का शेयर्स दिया रहता, तो देयर आर चांसेस कि वो इधर से उधर कर पाते। देखो अभी ट्रेडिंग अकाउंट डीपी के पास है और डिपोजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर हेल्ड अप है, तो ये दोनों टैली होना चाहिए। जो मतलब अगर मैंने इसमें से सेल किया है तो वही चीज इधर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और वही उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स मेरे डिपोजिटरी अकाउंट जो डीमैट अकाउंट है उधर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट टैली नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मोस्टली ये टैली ही होता है। लेकिन अगर सोचो, अगर ये एक ही आदमी के पास होता जिसके पास शेयर्स का भी कंट्रोल है और जिसके पास मेरे स्टेटमेंट का भी कंट्रोल है, तो मैं कुछ भी कर पाती है ना। इधर शेयर्स में मेरे नाम पे कर देती और इधर मैं एंट्री कर देती। अरे मैं बोलती तुमने ही किया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट होने के कारण ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एंट्री भी मतलब एंट्री तो कर दूं लेकिन शेयर्स तो उतने ही दिखेंगे। तो फिर अगर मुझे डिपोजिटरी अगर कभी मांगेगी स्टेटमेंट तो ये कैसे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये डीपी ने कुछ तो किया है। तो इसीलिए फ्रॉड कम से कम हो, स्कैम कम से कम हो, ये सारी चीजें अलग अलग लोगों को दिया है। आई थिंक सो अब आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया हो कि इट क्रेडिट द सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ राइट इशू, बोनस इशू एटसेट्रा। इट ऑल्सो हैंडल्स द इंस्टेंट ट्रांसफर लाइक पे आउट लाइक डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब जो भी मेरे अकाउंट पे, मेरे इस डीमैट अकाउंट पे जितने भी डिविडेंड मुझे मिलने चाहिए, जितने भी मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो मेरे बैंक अकाउंट में कौन क्रेडिट करेगा? डीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नाउ इट्स सेटल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली। जैसा मैंने बोला कि इनके पास एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी सेटलमेंट होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, वो सेटलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपी की। नाउ कौन कौन डीपी बन सकता है? तो ये सारे लोग कैन बिकम डीपी, है ना। चाहे बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, कुछ कोई भी रहने दो, मार्केट में आप डीपी का एप्लीकेशन दे सकते हो, आप डीपी बन सकते हो। ना इन्होंने देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, डीपी मेंटेन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर ईच इन्वेस्टर्स। तो अगर आपको आपका स्टेटमेंट चाहिए तो इस डीपी के पास आपके हर एक स्टेटमेंट मिलेंगे कि आपने साल भर में, क्वार्टर भर में, दिन भर में, इस मिनट में, इस सेकंड में क्या किया। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपी का होता है पर्टिकुलरली। ओके, तो जैसे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहता है तो आप आरबीआई के पास नहीं जाते, आप अपने कमर्शियल बैंक के पास जाते हो अपना अकाउंट स्टेटमेंट मांगने के लिए। तो वैसे ही बात है, डीपी हैज अ यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे हमारा यूनिक नंबर रहता है, जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा यूनिक नंबर रहता है, वैसे ही डीपी का यूनिक नंबर रहता है। जैसे आपने सिन नंबर भी सुना होगा, CIN, मैंने बताया था आपको जब हम लेटर्स पढ़ रहे थे, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किस लिए रहता है? तो ये एक यूनिक नंबर रहता है कंपनी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो वैसे ही बात है कि डीपी को रिकॉग्नाइज करने के लिए मार्केट में एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसे उन्होंने बोला हुआ है कि इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग नंबर रहता है। ओके, तो ये है। और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट समझना बहुत मुश्किल था, बट आई थिंक सो आई हैव जस्टिस दिस पॉइंट एंड आप लोगों को इजी करवा दिया ये टॉपिक। ओके, नाउ लास्ट के जो थर्ड एंड फोर्थ है वो तो मेरे लिए बहुत इजी है। दैट इज द बेनिफिशियल ओनर एंड द इश्यूअर कंपनी। अब बेनिफिशियल ओनर मतलब आप और मैं, है ना।
कहने का मतलब जिनका अकाउंट होता है डिपोजिटरी एंड डीपी के पास वो बेनिफिशियल, जिनका हक होता है उस शेयर्स में, वो बेनिफिशियल ओनर कहलाते हैं। तो कौन लोग सर्विस लेते हैं डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से? तो बीओ इज द इन्वेस्टर्स ऑफ सिक्योरिटी हु अवेल द सर्विस ऑफ डीपी। बीओ इज एंटाइटल्ड ऑल राइट, मतलब कि डीपी जो क्रेडिट डेबिट डिविडेंड इंटरेस्ट दे रहा था उसका असली हक किसका है, किसके पास है? इन्वेस्टर के पास है। तो बीओ इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट बेनिफिट एंड इज सब्जेक्ट टू ऑल लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी हेल्ड बाय डिपोजिटरी। द बीओ कैन बी कॉल्ड एज क्लाइंट ऑफ डिपोजिटरी एंड डीपी। तो आप बोल सकते हो ये जो बेनिफिशियल ओनर है ये किसके क्लाइंट है? डीपी के क्लाइंट है एज वेल एज डिपोजिटरी के क्लाइंट है। BO is required to open a DMAT account with DP for a electronic holding of security. BO has to pay charges to the DP for availing the service of depository participant. अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना ये पढ़ के कि मैम आपने तो अभी बताया कि डीमैट अकाउंट जो रहता है वो डिपोजिटरी के पास रहता है। हाँ भाई, वो डिपोजिटरी के पास ही रहता है ना। डीमैट अकाउंट में मतलब ये डिपोजिटरी के पास ही जाके या मतलब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो, बट वो इनडायरेक्टली किसके पास ओपन होता है? डिपोजिटरी। क्योंकि मैंने बोला था कि आप डिपोजिटरी के पास नहीं जा सकते, इसीलिए इन्होंने इधर बोला हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन डीमैट अकाउंट विद डीपी, क्योंकि आप तो जा ही नहीं सकते ना डिपोजिटरी के पास जाने का, मतलब आपके पास परमिशन ही नहीं है। तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे तो किसके पास जाके करवाओगे? तो डीपी के पास जाके करवाओगे, इसीलिए उन्होंने वैसा बोला हुआ है। एंड उस चीज के लिए बीओ को क्या पे करना पड़ता है? सम चार्जेस पे करना रहता है ये सर्विस अवेल करने के लिए। समझ में आया? नाउ बीओ इज गिवन अ यूनिक अकाउंट नंबर इन विच सिक्योरिटीज आर हेल्ड। एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करवाओगे, डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे, तो आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा मार्केट में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने इस अकाउंट से अपना अकाउंट ओपन करवाया, जिससे कि डिपोजिटरी भी ये उसको ट्रैक कर पाए कि आपके कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कब कब क्या है, और प्रॉपर अकाउंट होगा तो उनको टैली करने में इजी होगा। वैसे ही जैसे कमर्शियल बैंक आपको एक यूनिक आईडी या यूनिक आपको अकाउंट नंबर देती है। समझ में आया? क्लियर? आई थिंक सो क्लियर। ओके, नाउ द इशुअर कंपनी। अब ये इशुअर कंपनी कौन? जिन कंपनी के शेयर्स मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेल परचेज हो रहा है, तो वो इशुअर कंपनी। तो द मीन्स द कंपनी विच हैज इशूड द सिक्योरिटी विच आर डीमैटेरियलाइज्ड। तो जिन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में, उनको हम इशुअर कंपनी बोल रहे हैं, बिकॉज दे हैव इशूड दीज शेयर्स इन अ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। इट मस्ट रजिस्टर्ड विद द डिपोजिटरी। एंड ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, उनको तो मतलब इशुअर जो कंपनी है उनको मार्केट में रजिस्टर्ड लिस्ट होने के बजाय वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने शेयर्स फ्लोट ही नहीं कर सकती, तो दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद डिपोजिटरी। ओके, सो आई थिंक सो आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना हो। क्लियर? ओके, तो बाकी का जो है, बाकी के जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।